हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ह्यूमन आई के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने ह्यूमन आई को टोटली डिफ़ाइन कर दिया था और उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करा दिया था ह्यूमन आई का। सो इस वीडियो में मैं आपको क्विक रिवीजन ह्यूमन आई का कराऊंगा एंड उसके बाद आपको आगे की चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए कि द ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है कि ये फेनोमेना ऑफ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस की रिफ्रैक्शन के फेनोमेना पे ये काम करता है। एंड उसके बाद आपको ह्यूमन आई के अंदर कुछ पॉइंट्स को पढ़ने थे। वो कौन कौन से पॉइंट हैं उनको देख लीजिए कि द पहला पॉइंट आपका क्या था। आपको कॉर्निया के बारे में बताया गया था। उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस, ये सभी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बताई जा चुकी हैं। मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। तो क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में आपको पढ़ाया गया एंड आइरिस के बारे में बताया गया, प्यूपिल के बारे में बताया गया एंड कैपिलरी मसल्स के बारे में आपको बताया गया था। उसके बाद जब आप आएंगे तो आपको लास्ट में रेटिना बताया गया था। रेटिना का क्या वर्क होता है, रेटिना क्या करती है कि आपका जहाँ पर फिगर बनता है, आपका इमेज जहाँ बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। उसके बाद अब आप देखिए, रेटिना के बाद आपको ह्यूमन आई का फिगर दिया गया है कि ह्यूमन आई कैसे है। इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा क्योंकि ये वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड उसके बाद अब आपको क्या पढ़ना है एंड अदर, ये ऑप्टिक नर्व, सेलेरा, ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सब क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो देखिए कि आगे मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको कलर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कैसे डिफ़ाइन होता है। तो इसके लिए क्या, देखिए इसके लिए क्या होता है कि द रॉड शेप्ड सेल्स, जो रॉड शेप्ड की सेल्स होती हैं रेटिना के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके कलर के लिए। एंड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है आईसाइट ऑफ चीक्स के लिए। आइस ऑफ चीक्स मतलब मुर्गियों के लिए वो कैसे, वो जल्दी जाग जाते हैं सुबह, उनके लिए बताया गया है कि उनमें कौन सी रॉड्स पाई जाती है। देखिए उनमें चिक्स chicks wake up early in the morning than human because their retina have mostly cones, मतलब उनकी रेटिना में मोस्टली कोन्स सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए जो कि कोन सेल्स क्या होती हैं, वेरी सेंसिटिव होती हैं राइट मतलब ब्राइट लाइट के प्रति, इसीलिए वो जल्दी जाग जाते हैं सुबह। अब देखिए कि टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई के टर्म्स में क्या रिलेटेड कर रहा है कि ह्यूमन आई की जो विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है उसको तो आप जान ही लीजिए कि ह्यूमन आई में जो लेंस लगा होता है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। जो कैप और जो ह्यूमन लेंस जिस पर टंगा होता है, जो कैपिलरी मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, कैपिलरी मसल्स का उसका काम क्या है, जैसे अब दूर से कोई रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या करता है, दूर के लिए ऑब्जेक्ट के लिए रेज आ रही हैं तो वो उसको मतलब रेट मतलब जो होता है लेंस को वो रिलैक्स कर देता है, मतलब लेंस को बड़ा कर देता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की लाइट उसके अंदर, आपके आँख के अंदर प्रवेश कर सके। लेकिन जब आपसे पास में कोई नियर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो क्या करता है, जब नियर में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या करता है कि आपके लेंस को, जो कॉन्वेक्स लेंस है आपकी आई का, उसको सिकोड़ देता है। देखिए कि ये छोटा कर दिया, तो छोटा कर दिया इसलिए आपकी आँख में कम रोशनी जाती है, तब कम रोशनी जाती है। ये आपका काम होता है एकोमोडेशन, इसको कहते हैं। उसके बाद अब जो आपको पढ़ना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका मतलब जो पर्सन, हेल्थी पर्सन जिसकी आँख में कोई कमी नहीं होता है, वो 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से देख सकता है स्पष्ट रूप से। एंड फार पॉइंट क्या होता है, मतलब उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है, इनफाइनाइट दूरी, मतलब अनंत दूरी तक नॉर्मल आई देख सकती है। उसके बाद अब देखिए कि सबसे बड़ी बात ये तो हो, इसमें आपको ये पता होना चाहिए आपकी जो दोनों आई है, आप मतलब अपनी आँख से कितनी दूरी तक देख सकते हैं। तो मतलब जब आप देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो आप ये जानिए कि जैसे कि ये 180 डिग्री होता है ये टोटल, जब आपकी आँख कितना डिग्री देख सकती है, आपकी आँख 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री तक आपकी आँख कवर करती है एरिया को।
एंड उसके बाद अब आपकी आँख में जो कमियां होती हैं जिसके कारण चश्मा लगता है, वो किसके कारण होता है वो जान लीजिए कि उसमें क्या होता है, इमेज कहाँ बनने लगती है एंड उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। तो ये जो डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल लगभग पूछा जाता है। तो देखिए कि द डिफेक्ट ड्यू टू विच a person cannot see the object distinctly and comfortably are called डिफेक्ट ऑफ विज़न। तो देखिए कि मेजर डिफेंस ऑफ विज़न क्या होता है, जो मेजर डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेस्बायोपिया होता है। आपको मायोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, प्रेस्बायोपिया हो सकता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो देखिए कि मोस्टली जो मायोपिया होती है ये चिल्ड्रंस को होती है या जो लेस देन 25 ईयर्स होते हैं। ये यंग लोगों में ज़्यादा देखने की होती है और जो 30 टू 45 ईयर के होते हैं उनमें हाइपरमेट्रोपिया की ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखती। तो हम ज़्यादातर जैसे हम लोगों को क्या होता है, जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं उन्हें बोर्ड की चीज़ें जो टीचर्स लिखते हैं तो उन्हें नहीं दिखाई देता है, तो वो आपको मायोपिया है। एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या पास की वस्तु को पढ़ रहे हैं तो उसको आप क्लियरली नहीं पढ़ पाते हैं। ये देखिए कि जैसे जो 32 या 45 ईयर्स के एज में होते हैं उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। एंड प्रेस्बायोपिया में क्या होता है कि ये बड़ों में होती है, जो ओल्ड एज होते हैं, जो 65 प्लस होते हैं उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। जैसे आप हमारे लोग के दादाजी जो हैं उनको देखिए कि उनके लेंस में आपको कभी भी आप उनका लेंस देखेंगे चश्मे में, तो ये जैसे उनका चश्मा होता है तो इसमें एक ऐसे भी लेंस बना होता है। तो यही जो होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है उनके चश्मे में, जो आपके दोनों बीमारी होती है प्रेस्बायोपिया को दूर करता है। तो देखिए कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष जिसे कहते हैं उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है कि इमेज क्या होती है, रेटिना से पहले बनने लगती है। बस यही मेन कारण है कि मतलब जो आपकी इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनने लगती है। उसके बाद ये इस दोष को मतलब इस रेमेडी को दूर करने के लिए क्या होता है, अ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। आपको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा मतलब अवतल लेंस आपको लगाना पड़ेगा या आपको अपने चश्मे में अवतल लेंस लगवाना पड़ेगा। ये चीज़ करना पड़ेगा। देखिए कि ये जैसे फार पॉइंट से कोई पॉइंट है, इससे रेज़ निकल रही हैं, ये आपके लेंस में आई, ये रेटिना पर बनता है, ये होता है नॉर्मल आई में। लेकिन जब आपको बीमारी हो जाती है मायोपिया तो क्या होता है कि जो फॉर लेंस से आ रहा है ये कन्वर्जन होने के बाद आप देखिए कि ये रेटिना का पॉइंट है, लेकिन रेटिना के पहले ही आपका इमेज फॉर्मेशन हो जा रहा है, इमेज यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है। इसलिए इसमें क्या होता है, जब आप कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये डाइवर्जन कर देगी, तो ये और ऊपर रेस गई, जिसके बाद जब ये हुआ कन्वर्जन हो रहा है तो ये डायरेक्ट आपके रेटिना पर ही पॉइंट अप हो रहा है और जैसे आपकी आई फिर नॉर्मल जैसे हो जाती है, आप फिर उसको स्पष्टली देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं दूर के ऑब्जेक्ट को। तो उसमें आपको क्या लगाना है, कॉनकेव लेंस। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको कॉनकेव लेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये मायोपिया या निकट दृष्टि दोष होता है, तब हमें लगाना पड़ेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया या फॉर लॉन्ग साइटनेस के लिए क्या होता है, तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि मतलब अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की वस्तु तो वो क्लियरली देख लेता है लेकिन नियर की वस्तु नहीं देख पाता। जैसे आपको मैंने बताया ना कि आप न्यूज़पेपर तब नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया है, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा उसको देख लेते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि ये जो अब ये नॉर्मल आई के लिए है, उसके बाद आप में जब ये रेटिना मतलब ये नियर पॉइंट से आई से जब ये रेस जा रही हैं तो ये देखिए कि आपका ये रेटिना का पॉइंट तो ये है, लेकिन आपका जो इमेज बन रहा है ये आपके रेटिना के बाहर बन रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको लगाना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। ये यहाँ देखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा है, तो आपको क्या कर रहा है, ये आपका ये रेटिना पर फिगर आपका बनने लगा, तो इससे नियर पॉइंट ऑफ हाइपोमेट्रोपिया आई। ये हुआ प्रेसबायोपिया क्या होता है, तो देखिए कि ये दोनों चीज़ तो आप जान ली, इसको क्या कहते हैं हिंदी में दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एंड इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस, तब आपका इमेज रेटिना पर बनेगा। इस ये फिगर्स जो हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, इसको आपको अपने एग्ज़ाम में बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद अब देखिए प्रेसबायोपिया क्या होता है। जैसे इसमें क्लियरली डिफाइन है कि प्रेसबायोपिया इज़ फाउंड इन ओल्ड पीपल। देखिए प्रेसबायोपिया क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। हिंदी में थोड़ा इसका नाम ऑड लगता है, ये है जरा दृष्टि दोष। ठीक, इसमें क्या होता है, ओल्ड पीपल में पाया जाता है। फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल दैट द नियर पॉइंट ऑफ ग्रेजुअली रिसीडेस अवे विथ एज, समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो देखिए इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको क्या लगाना है, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस। इसके लिए आपको बाईफोकल लेंस मतलब द्विफोकस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तब ये आपकी दूरी मतलब आपका ये प्रेसबायोपिया दूर होगा। मैंने बताया ना कि आपके लेंस में जब ये कॉन्केव लेंस होता है एंड एक कॉन्वेक्स लेंस, दोनों आपका साथ में लगता है, ये बाईफोकल लेंस होता है, तब आपका प्रेसबायोपिया को दूर किया जाता है। उसके बाद अब आप देखिए कि ये न्यूमेरिकल सम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको तो मैं आपको अच्छे से करा दूंगा अलग से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसका फार्मूला, आपका लेंस का फार्मूला जो है वही सेम फार्मूला है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये माइनस बस इतना रिमेंबर करना है कि यहाँ माइनस है बस। उसके बाद तो आपको पता ही है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। एंड यहाँ v क्या है, v इमेज डिस्टेंस है, एंड u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये नियरेस्ट डिस्टेंस जो विज़न में होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। एंड फॉर डिस्टेंस मतलब दूर दृष्टि सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकती है, इनफाइनाइट तक आप देख सकते हैं, ये माना जाता है। निकट के लिए इसको d से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर, एंड ये इनफाइन होती है फॉर के लिए। तो देखिए कि इसके बाद जो आपको पढ़ना है, ये तो मैं इसका क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स और सारे मैं आपको अलग से वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसमें आपको क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो उसमें देखिए कि क्या कह रहा है कि प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम प्रिज्म है। ये आप सभी ने प्रिज्म को ज़रूर देखा होगा। उसमें आपको प्रिज्म के बारे में बताना नहीं है कि प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल होता है, वो देख रहे हैं आप इसमें। तो देखिए कि प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन डी निकालने के लिए एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ ई माइनस एंगल ऑफ ए, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला होता है। इसमें देखिए एन एंगल ऑफ प्रिज्म ए, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए है। उसके बाद इसमें देखिए कि ये आपको अब ये क्या कह रहा है कि डेस्पिरेशन ऑफ वाइट लाइट ऑफ अ बाई अ ग्लास प्रिज्म, मतलब कि जब कोई प्रिज्म पर एक वाइट रेज जाती है तो वो कितने भागों में बढ़ जाती है, उसको आपको ये करना है। तो देखिए कि इसमें जब आपका डेप्रेशन होता है वाइट रेज का 7 कलर में, वो अपने आप बढ़ जाती है। वो उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसको याद कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको वाइब्योर, देखिए इसको याद कैसे किया जाता है, वाइब्योर, वाइब्योर याद होगा तो वाई से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, एंड वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, एंड आर से रेड। ठीक, ये स्पेक्ट्रम्स होते हैं। ये 7 कलर्स में आपकी वाइट लाइट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। ये प्रिज्म
आप अगर आपके पास प्रिज्म हो तो उसे आप धूप में लेकर जाएंगे, तो आप अगर प्लेन पेपर लेंगे उसके बगल रखेंगे तो आपको दिखेगा कि साफ 7 कलर्स में वो कैसे डिवाइड हो रही है, और ये सीक्वेंस भी आपको दिखेगा कि वाइट प्योर का सीक्वेंस भी आपको उसमें दिखेगा। डेप ये देखिए डिस्पेरेशन का कॉज क्या होता है, मतलब इसका कारण क्या होता है। लाइट रेस ऑफ अ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विथ अ सेम स्पीड इन अ वैक्यूम एंड एयर बट इन एनी अदर मीडियम, लेकिन जब वो कोई अदर मीडियम में लाइट जाती है दे ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड एंड बैंड। मतलब जब लाइट्स किसी अदर मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उनका क्या होता है कि उनका स्पीड एंड एंगल सब चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे अब वेवलेंथ यू प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, एंड वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन डेविएशन के। तो ये आप रखेंगे कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होगा वहाँ डेविएशन कम होगा। जहाँ डेविएशन ज़्यादा होगा वहाँ वेवलेंथ हाई होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डेविएशन के। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ एंड डेविएशन में यूनिवर्सली मतलब प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डेविएशन के। ये देखिएगा। एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, जब आप देखिए रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट कैसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी कोई 2 इमेज रखना, मतलब 2 आपको कोन लेना पड़ेगा, प्रिज्म सॉरी 2 प्रिज्म लेंगे, एक सीधा रखा है एंड एक उल्टा। आप जब रखेंगे प्रिज्म तो जब इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पर जाएगी एंड ये 7 कलर में डिवाइड होकर सेकंड वाले प्रिज्म पर पड़ेगी, तो ये फिर अपने आप वाइट लाइट में चेंज होकर बाहर निकलेगी। ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट कैसे होता है ये डिफाइन किया गया है। तो ये आप प्रैक्टिकल, ये सभी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और तभी ये आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। ये वैसे भी आप ये सब करके बचपन में ही देख चुके होंगे, या आप अपने स्कूल में जाकर देख सकते हैं, या आप इसे प्रिज्म को ख़रीद कर भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे आपको प्रिज्म की पोजीशन रखनी होगी, फर्स्ट प्रिज्म का, सेकंड प्रिज्म का रखेंगे तो आपकी वाइट लाइट पहले 7 कलर्स में डिवाइड होगी एंड उसके बाद यही 7 कलर्स आगे आपको सेकंड प्रिज्म से होकर वाइट लाइट दे देंगे। एंड इसके बाद आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं वो चीज़ें पढ़ना है। तो उसमें क्या पढ़ना है कि आपको रेनबो, आप सभी लोग रेनबो देखते होंगे। रेनबो ज़्यादातर कब बनते हैं, जब जैसे रेनफॉल ख़त्म हो जाती है, जब जैसे क्लियर वेदर हो जाता है तब आपको रेनफॉल मतलब रेनबो स्काई में दिखाई देते हैं। रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। देखिए रेन शावर के बाद आपको अपीयर होता है रेनबो। एंड ये रेनबो कैसे होता है, ये इसका थ्योरी देखिए कि लिखा है कि इट कॉज्ड बाय डिस्परेशन ऑफ सनलाइट बाय थिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी, उससे क्या होता है कि जब सनलाइट्स आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, यही डिस्परेशन इसका होता है, तब जाके ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड ये रेनबो शेप लेती हैं। तो इसमें मेन जो आपका प्रिज्म का काम कौन करता है, रेन ड्रॉप्स आपके प्रिज्म का काम करती हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप सोचेंगे कि आकाश में या आपकी स्काई में कहाँ से वो प्रिज्म आ जाएगा, तो वो प्रिज्म का काम कौन करता है, आपकी ड्रॉपलेट्स करती हैं, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर में, वो ये चीज़ करती हैं। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन। रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, अपवर्तन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये जैसे आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सबसे बेसिक चीज़ आप देखते होंगे कि आपका जैसे ये सन है, जैसे ये आपका सन हुआ जैसे, और ये आपका क्लाउड है या आपका ये स्काई है। तो जब सन से कोई रेज़ आती हैं तो ये क्या करती हैं, आपका एटमॉस्फेयर या वायुमंडल जो आपके ऊपर है वो आपका सन रेज़ का कुछ % रिफ्रैक्शन अपवर्तन कर देती हैं और ये दोबारा वापस एटमॉस्फेयर से वापस चली जाती हैं। एंड इसीलिए अगर पूरी सन रेस हमारे, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो पूरी सन रेस हमारे अर्थ सरफेस पर आती, जिससे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती और हो सकता कि अर्थ पर लिविंग थिंग्स हो ही ना पाता या हम लोग जीवित ना रहते। इसीलिए कहते हैं ना कि अर्थ लिविंग थिंग्स क्यों है, लिविंग थिंग्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसका एटमॉस्फेयर पाया जाता है।
अदर प्लैनेट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। यही सबसे मेन कारण है कि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिविंग हो रही है, हम लोग जीवित हैं। और उसके बाद देखिए कि सम फेनोमिना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो समझ लिए कि क्या होता है कि अपवर्तन हो जाता है या अपवर्तन होकर इधर उधर फैल जाती हैं रेज या वापस चली जाती हैं। तो देखिए कि रिफ्रैक्शन का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये कैसे होता है, ये बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है कि जैसे स्टार से, जैसे ये छोटे छोटे स्टार्स आपको दिखते हैं, ये डिस्टेंस इनकी हाई होती है, ये दूरी पर होते हैं, इनसे जो रेज़ आती हैं या किरण, जो प्रकाश की किरण इनसे होकर हमारे अर्थ पर आती हैं, वो मेनी टाइम्स इन्हीं क्लाउड से या एटमॉस्फेयर से हमारे रिफ्रैक्शन होता रहता है इनका, जिसके कारण हमें जब हम देखते हैं तो इनका रिफ्रैक्शन बार बार हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो इससे ये लगता है कि ये टिमटिमा रहे हैं। बस इतना ही बेसिक है इसका कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से क्या होता है कि ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एंड इसका आप प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल्स, प्लैनेट टिमटिमाते नहीं हैं, इसका भी कारण क्या है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इनका रिफ्रैक्शन होता है, इतना लाइट्स आती है, इनका रिफ्रैक्शन हो जाता है जीरो। मतलब कि कह रहा है कि द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स ऑफ विल एवरेज आउट ऑफ जीरो, मतलब आउट टू जीरो के करीब में हो जाता है, तो ये नलीफाई कर देते हैं, मतलब ये उसके प्रभाव को, ट्विंकलिंग मतलब रिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए प्लांट्स मतलब प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इसीलिए प्लैनेट्स टिमटिमाते नहीं हैं। अब ये देखिए कि ये चीज़ आपको पता होगी कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज कब दिखता है एंड डिलेड सनसेट, जैसे द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द सन, मतलब कि द एक्चुअल सनराइज के पहले 2 मिनट पहले ही हमको सन दिखाई लेने लगता है, एंड और जब सूर्यास्त हो जाता है उसके 2 मिनट उसके बाद भी हमको थोड़ा सनसेट दिखाई देता है। इसके पीछे भी हमारा रिफ्रैक्शन का ही इफ़ेक्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ये आपका फिगर है कि ऐसा क्यों होता है। सब चीज़ें समझ लीजिए बेसिक क्या है, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के ही कारण ये सभी चीज़ें होती हैं। अब देखिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन मतलब जैसे ये सन रेज हुई, जैसे ये सन है एंड ये अगर कोई ये आपका क्लाउड है मान लीजिए, तो जैसे ये यहाँ से कोई रेज आ रही हैं तो इसका चारों तरफ रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, तो इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब ये चारों तरफ फैल जाती हैं, तो इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये सभी चीज़ें देखिए कि बेसिक्स चीज़ें हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स ये सब हैं। देखिए सम फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर सम फेनोमेना बेस्ड है टिंडल इफेक्ट। अब जान लीजिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको आगे आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ये एक वाटर का होता है, इसमें ये कोलाइडी विलयन होता है या सॉल्यूशन होता है कोलाइडी का। इसमें छोटे छोटे कोलाइड्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं जब इस पर रेज डाली जाती हैं या टॉर्च से आप डालेंगे तो ये कोलाइडी, जो ये कोलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को रिफ्रैक्ट कर देते हैं चारों तरफ, और ये टिंडल शंकु बनाते हैं। जैसे ये यहाँ से रेज आएंगी ना तो ये ऐसे हो जाती हैं एंड ये ऐसे जाके हो जाती हैं, तो यही टिंडल शंकु बनाते हैं, इसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब ये तो जैसे जानते हैं वाई द कलर स्काई इज़ ब्लू, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। कलर ऑफ सन एंड सनराइज, देखिए कि जब सनराइज होता है एंड सनसेट होता है तो आपको उसका कलर रेड दिखाई देता है, ये क्या होता है, ये आपका स्कैटरिंग ऑफ सनराइज मतलब स्कैटरिंग का ही इफ़ेक्ट है। स्काई ब्लू क्यों होता है, इसका भी वही कारण है। उसके बाद अब आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है एंड इसके बाद मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।